अच्छा, कैपेक्स साइकिल पे इंडिया चल रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त खर्चा। मैंने अभी लास्ट वीक हनीवेल ऑटो के गणेश नटराजन जी से बातचीत की। बहुत दिलचस्प बात थी। मैं उनको बुलाया मैंने इसलिए था कि मैं समझूं कि इंडस्ट्रियल स्कीम में क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ऑटोमेशन का काम है, जो बिल्डिंग ऑटोमेशन का काम है, या रेलवे में जो काम है, उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। सरकार भी खर्चा कर रही है, प्राइवेट भी खर्च हो रहा है। रियल एस्टेट की ग्रोथ से भी उन्होंने जोड़ा उसको। और उन्होंने ये बताया कि जो अभी $10 बिलियन का मार्केट है, ये 3 साल में $20 बिलियन का हो जाएगा। इस तरह की कैपेक्स यहाँ पे चल रही है। तो ये जो नंबर्स है जिस पे हम लोग को थोड़ा सा डर लगता है, हम लोग बहुत मतलब वो बाय नेचर वो शंकालु है कि अगर कोई ग्रोथ हुई तो मन में तुरंत डाउट, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो रिस्क भी है इसके पीछे छुपा हुआ, रिस्क है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, 30% की ग्रोथ तो सस्टेनेबल नहीं होगी। ऐसा हम क्यों सोचते हैं, हम ये क्यों नहीं मान के चल सकते कि ये 20% की क्रेडिट ग्रोथ अगले 10 साल तक क्यों नहीं चल सकती। नहीं 20% के 10 साल तक तो चलना मुश्किल है, पर अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल, हाँ इंटरेस्ट रेट साइकिल पे, क्योंकि आई थिंक किसी ना किसी लेवल पे तो डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। अगर आपके रेट्स बढ़ते ही रहे तो एक कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगा, स्लो डाउन होगा। पर अभी मुझे लगता ही नहीं कि आरबीआई का भी ऐसा मूड है या हमारा बैंकिंग सेक्टर ऐसा ओवर एक्सपोज्ड है टू फॉरेन बोरोइंग्स कि हमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। और कैपेक्स, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स तो बहुत ही वीक रहा है पिछले 2-3 साल में। कोविड के टाइम पे तो था ही, उसके बाद भी रिकवरी नहीं है। जो भी कैपेक्स हो रहा है सरकार का ही हो रहा है। तो आई थिंक ये प्राइवेट कैपेक्स साइकिल थोड़ी पिकअप हो, जो ग्लोबल डिमांड पे डिपेंड करती है, तो आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ तो मेरे को लगता है कि इससे भी ज़्यादा 1-2 साल तक आपको दिखा सकता है पीरियड। 1-2 साल। अच्छा, कहीं पे आपको कोई साइन दिख रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा स्लोइंग हो रही है, एनी सेक्टर? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ अनसिक्योर्ड, आप अनसिक्योर्ड रिटेल की बात देख लें, उधर तो 20-22% के यील्ड पे भी अच्छी डिमांड है। फिर आप ऑटो लोन्स देख लें, होम लोन देख लें, रिटेल साइड की मैं जितनी बात करूँ वो ठीक है। कॉर्पोरेट में BBB से ज़्यादा नीचे बैंक्स नहीं जा रहे हैं अभी, तो जो भी लेंडिंग हो रही है अभी BBB+ हो रही है, क्योंकि बैंक्स को भी डर है। और इतनी कोई क्रेडिट की डिमांड भी नहीं है कि बैंक्स को ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है। तो मुझे ऑन द एसेट साइड अभी तो कोई डर नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कुछ ब्लो आउट आए। लेकिन एक बहुत चमत्कारी बात हुई है, आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन घटाया थोड़ा सा। होम लोन रेट घटाया? यस। अच्छा, नहीं मैंने मिस कर दिया। ये खबर अपने आप संजय जी आपने पढ़ी? ये क्या है, मतलब ये जहाँ पे इतनी स्थिति बनी वहाँ पे होम लोन थोड़ा सा कम कर दिया। विशाल जी आप भी सर हिला रहे हैं, कमेंट आपका भी चाहिए। संजय जी क्यों घटाया इन्होंने, कोई आइडिया? ये मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए शायद हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर बैंक को छोड़ के हमने और किसी बैंक का ऐड नहीं देखा होम लोन घटाते हुए। और इस तरह की टीजर रेट्स पहले भी दिखाई गई हैं, मतलब वो शायद बिल्कुल सबसे हाई क्वालिटी बोरोवर के लिए रेट होगा। आप जब उनके पास जाएंगे तो शायद आपको वो रेट ना मिले। बढ़ते हुए ब्याज दरों की सिनेरियो, विशाल जी आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसा किया होगा उन्होंने? तो एक तो उन्होंने, जैसे मैं कह रहा था कि कुछ हद तक स्लो डाउन दिख रहा है रिटेल होम लोन्स में, तो शायद एक फेस्टिव सीजन, अभी गुड़ी पड़वा भी आ रहा है, तो शायद एक फेस्टिव सीजन की वजह से भी उन्होंने रेट थोड़े टाइम के लिए शायद कम किया होगा, ताकि ज्यादा लोन डिस्पर्स कर सके। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी है, तो बैंक ये भी सोचेगा कि एंड ऑफ द ईयर तक हम लोग जितना लोन्स डिस्पर्स कर सके उतना अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो उस वजह से शायद वो लोग ने एक लिमिटेड पीरियड के लिए ये रेट्स कम किए होंगे। हाँ, मतलब एक दो रीजन हो सकता है। तो गुड़ी पड़वा के लिए थोड़ा माहौल बनाने के लिए, या फिर डिमांड घट रही तो थोड़ा सा नीचे करो और ज्यादा बांटो, ये भी हो सकता है ना। हम लोग शंकालू लोग हैं, बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि बढ़ते हुए सिनेरियो में आप ब्याज दर कम कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग। अनुराग जी आप वहाँ तो 7 समंदर दूर से बैठ के हमारे बैंकिंग सिस्टम को कैसे देखते हैं, जबकि हम लोग इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, 4% से नीचे एनपीए लेके आ गए हैं, प्रॉफिट जबरदस्त है हमारा, पैट ऑपरेटिंग कहीं भी देखिए, कैसा लग रहा है आपको? हाँ नीरज, 2-3 पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। एक तो बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग और रोबस्ट है। वो क्यों है नीरज इंडिया का? क्योंकि जो लेसन यूएस ने 2008 में लर्न किया ना, वो इंडिया करीब 2014-15 तक सीख चुका था। वो लेसन ये नीरज के बैंक्स कैन ग्रो एट 2x द रेट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का रेट अगर 5% है तो बैंक 10-12% से उनका एसेट्स ग्रो कर सकता है। अगर वो उससे आगे ग्रो करने की कोशिश करेंगे नीरज, तो कहीं ना कहीं वो एनपीए क्रिएट होगा, वो सिस्टम में वापस हिट करेगा। हमारा 2008 के बाद जो हमने बजर्क लेंडिंग शुरू की, उसमें हमारा कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी रेशो नीरज 2014 में 70% आ गया था।
डेवलप्ड मार्केट लाइक यूएस हैव दैट रेशियो अराउंड 80%। हमारी इकोनॉमी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, वो 70% कुछ ज्यादा लेंडिंग हो गई थी। उसका रिजल्ट उसके बाद क्या हुआ, वो कॉर्पोरेट एनपीएस क्रिएट हुए, वो सबने देखे हैं। आज वो रेशियो तकरीबन नीरज अबाउट, बिकॉज अब सारा एसेट सिर्फ रिटेल में लेंडिंग ज्यादा हो रही है तो वो बेस बढ़ रहा है, तो वो 46% पर आ गया है। और मेरे ख्याल से ये ठीक नंबर है। इस पे बहुत एग्रेसिवली कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि वी शुड ग्रो दिस नंबर, कोई फायदा नहीं है। उसको आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं एनपीए क्रिएट होगा। और तभी आप देख रहे हैं कि बैंक्स ने वो जो लेसन लर्न किया है कि कुछ सेक्टर से दूर रहना है और रिटेल पे फोकस करना है, उससे वो रिटेल में अपना बेस बढ़ा रहे हैं। वो जो 4% हुआ है अपना जो बेस है, वो इसलिए हुआ है नीरज को कि आप कुछ साल तक नॉमिनल बेस पे ग्रो करते हैं तो नेचुरली वो जो ग्रॉस एनपीए नंबर है वो ऑन अ बेस, लार्जर बेस, वो छोटा हो जाता है। दैट्स द रीजन नीरज। थर्ड इज नीरज, उसका एक कॉस्ट भी, अब इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 10-12% से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर वो कैसे ग्रो होगा, फिर आपको हैवी कॉर्पोरेट लेंडिंग और इंफ्रा लेंडिंग करनी पड़ेगी। 2008 के कल्प्रिट्स कौन थे? इंफ्रा, पावर, टेलीकॉम, रियल एस्टेट। बैंक्स आज उन किसी भी सेक्टर को लेंड नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोन रेट 20% के अगर पे कैसे होगी नीरज, तो नहीं हो पाएगी। करेक्ट। तो सिक्योर्ड लेंडिंग होनी चाहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर्स पे लेट करना चाहिए। लेकिन अब असली सवाल पे आते हैं विशाल जी के पास। विशाल जी, जो अमीर लोग हैं, एचएनआईज हैं, बहुत पैसे उनके पास होते हैं, तो आजकल वो कहाँ पैसे लगा रहे हैं? मार्केट में लगा रहे हैं, रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, वो कहाँ पैसे लगा रहे हैं? तो इसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं। जो 2021 के बाद हम लोग ने देखा है कि इक्विटी मार्केट में 2022 इतना अच्छा साल नहीं था इक्विटी रिटर्न्स के लिए। 2023 भी जिस तरह शुरू हुआ है, लग रहा है कि अभी भी माहौल डिफिकल्टी है। तो जो एचएनआईज इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं वो टिपिकली एसआईपीज और एसटीपीज के थ्रू डाल रहे हैं। वो अपना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एलोकेशन बढ़ा रहे हैं इक्विटीज में। और अगर हम डेट की तरफ देखें तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो जब ये चीज बोरोवर्स के लिए तकलीफ की बात है, वहीं पर जो इन्वेस्टर है उनको हायर रिटर्न्स मिलते हैं फिक्स्ड इनकम में। तो ज्यादातर एचएनआईज अभी अपना पैसा टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में लॉक इन कर रहे हैं ताकि वो हायर यील्ड्स का फायदा उठा सके। पिछले 12 से 15 महीनों में हम लोग ने देखा है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में बहुत सारा पैसा आया है मार्केट में। 30,000 करोड़ के ऊपर पैसा आया है इस कैटेगरी में, जो शायद 2 साल पहले कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो वहां पर काफी पैसा आया है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो रेगुलरली पे आउट करते हैं, उनमें पैसा आया है। जिन एचएनआईज को थोड़ा और अग्रेसिव बेट लेना है, वो स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड्स और वेंचर डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड्स थोड़े लोअर रेटेड कंपनीज को लोन्स देते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स जो है, डेट म्यूचुअल फंड्स टिपिकली AA या A रेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्रेडिट में आपको थोड़ा हायर रिटर्न मिलता है। वेंचर डेट फंड्स स्टार्टअप्स को लोन देते हैं ताकि स्टार्टअप्स अपना ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट ना करे अर्ली स्टेज में, तो उनको लोन देते हैं और उस पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो ये थोड़ी कैटेगरीज है जहां पर एचएनआईज ने अपना डेट का एलोकेशन किया है ओवर अ पीरियड ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स।